हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं पार्ट 5 पीजीडी इकोनॉमिक्स का। एंड ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स जो है वो कवर कर चुके हैं और प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है पीजीडी की, तो आप उसे कवर कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड प्लीज शेयर करो मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स के साथ जो पीजीडी इकोनॉमिक्स का अपकमिंग कोई भी एग्जाम जो है वो देने वाले हैं, किसी भी स्टेट का जो है वो एग्जाम देने वाले हैं। बिकॉज इन क्लासेस में हम सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज नहीं कर रहे हैं, हम पीवाईक्यूज के साथ उसके कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर कर रहे हैं। ओके, और पीवाईक्यू किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के मैं नहीं करवा रही हूँ, अलग अलग स्टेट्स के जो है वो मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ, चाहे वो उड़ीसा पीजीडी का हो, चाहे एचटेट हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, और चाहे आपका यूपी पीजीडी हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे स्टेट्स के हम जो है वो कवर कर रहे हैं। और आपको जो है ये मैक्सिमम जो है इससे फायदा लेना है और सारे पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट, जितनी भी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको कवर करके जाना है। आई विल मेक श्योर दैट आपका कोई भी जो है नंबर ना कटे और मैक्सिमम मार्क्स आप जो है वो स्कोर कर पाए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम और क्या कहते हैं? कैपिटल ट्रांसफर कहते हैं, विजिबल बैलेंस कहते हैं, इनविजिबल कहते हैं, या फिर गेन्स फ्रॉम ट्रेड कहते हैं। एज यू नो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक होता है हमारा करंट अकाउंट और एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में ही दो पार्ट आते हैं, एक होते हैं आपके विजिबल ट्रेड और एक होता है आपका इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, एक होता है विजिबल ट्रेड, एक होता है इनविजिबल ट्रेड, एक होता है आपका रेमिटेंस वगैरह। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या शो करता है? ये शो करता है डिफरेंस बिटवीन कंट्री का जो एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है किसका? गुड्स का। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो डिफरेंस है वो भी किसका? सिर्फ गुड्स का। सर्विसेज का ये नहीं लेते, सर्विसेज का किस में आता है? सर्विसेज का इनविजिबल में आता है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो ये सिर्फ किसके साथ डील करता है? ये सिर्फ विजिबल आइटम्स के साथ डील करता है। मतलब ये सिर्फ किसके साथ डील करता है? टेंजिबल गुड्स के साथ डील करता है, विच कैन बी सीन और टच, जो हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये हम उड़ीसा का कर रहे हैं, तो उड़ीसा में हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इंग्लिश का ही क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, जबकि इनविजिबल में क्या आता है? इनविजिबल में आपकी जो आती है वो सर्विसेज आती हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? विजिबल बैलेंस जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन आप पहले पढ़ोगे और उसके बाद उसका आंसर दोगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप देखोगे। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मॉनेटरी मेजर ऑफ करेक्टिंग अबव एडवर्स बीओपीज? बीओपीज अगर एडवर्स है, नेगेटिव है, डेफिशिएट है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास नॉट अ नॉन मॉनेटरी मेजर। तो नॉट अ नॉन मॉनेटरी मेजर का मतलब क्या है? कि वो आपका क्या होना चाहिए? वो आपका मॉनेटरी मेजर होना चाहिए। ठीक है, नोट अ नॉन मॉनेटरी पूछा है ना, तो इसका मतलब क्या पूछा गया है? आपसे मॉनेटरी मेजर पूछा गया है। और नॉन मॉनेटरी मेजर्स हमारे कौन कौन से हैं? नॉन मॉनेटरी मेजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? वैसे तो नॉन मॉनेटरी मेजर्स हमारे वो होते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, हमारी स्ट्रक्चरल पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज और कोटास हो गए। एक्सपोर्ट आपकी प्रमोशन पॉलिसीज हो गई, आपकी ट्रेड से रिलेटेड है। टैरिफ जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है। और एक्सचेंज रेट कंट्रोल जो है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका एक मॉनेटरी मेजर है, क्योंकि ये डील करता है किसके साथ? प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ और फॉरेक्स के साथ। और इसको कौन कवर करता है? इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है सेंट्रल बैंक। तो ये आपका मॉनेटरी मेजर है, और मॉनेटरी मेजर आपका सिर्फ ये है एक्सचेंज रेट कंट्रोल। ये तीनों आपके क्या है? ये तीनों आपके नॉन मॉनेटरी मेजर्स हैं। तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगली बार आपसे नॉन मॉनेटरी मेजर्स भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये पूछा गया है नॉट अ नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी कौन सा नहीं है, तो नोट को हटा दो, नॉन को हटा दो, कैंसिल हो गया। मतलब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मॉनेटरी मेजर। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस आपका कितना दे रखा है? एमपीएस आपका दे रखा है 0.2, और आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 5। आपसे क्या पूछा है? स्टडीज ग्रोथ रेट पूछा गया है। तो ये आपके हैरोटोमर ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, और इसमें आपको ग्रोथ रेट पूछा गया। और ग्रोथ रेट हमारा क्या होता है? सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? बी से, और सेविंग को हम किससे डिनोट करते हैं? इसमें आपका एमपीएस किसके बराबर होता है? एपीएस के बराबर। तो एमपीएस हो चाहे एपीएस हो, एक ही बात है। तो सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो हम करेंगे। सेविंग आपकी कितनी है? 0.2, और कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका कितना है? 5। पॉइंट को हटाया, नीचे आ गया 10, 2 5 1/25 और इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो 25 4 जा, तो 4% आपका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो गया है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल नहीं है? ठीक है,
एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो वो अपनी डेवलपमेंट करती है इकोनॉमी की, उसमें कौन सी चीज जो है वो बाधा नहीं बनेगी? हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉवर्टी, करप्शन या लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कम कैपिटल फॉर्मेशन होगा, यस, ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक बैरियर है, ये एक बाधा है, कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। करप्शन होगा तो नहीं कर पाएगी, पॉवर्टी होगा तो नहीं कर पाएगी। बट अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंट्री जो है वो डेवलप करेगी, ना कि वो एक बाधा की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। और मुझे कोई बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज पीजीटी के लिए नहीं दिख रहे हैं, तो अगर आप इसको मैक्सिमम शेयर नहीं करोगे तो मैं सिर्फ यार 10-12 व्यू के लिए थोड़ी ना क्लास ले लूंगी। मैं इससे अच्छा है कि यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की लूंगी। आप लोगों की इतनी डिमांड थी इसलिए मैं ये क्लास ले रही हूँ, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ नहीं रहा है। पढ़ाने में कोई दिक्कत है, किसी चीज में कोई दिक्कत है तो बताओ क्या इशू है, वो सही करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है और इसका आंसर बताना है। ह्यूमन पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, ह्यूमन पॉवर्टी किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टमेंट कम होगी उससे, डिमांड मांग कम होगी उस चीज से, सेविंग कम है उस वजह से, या डिनायल ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज है। तो ह्यूमन पॉवर्टी किससे रिलेटेड है? ह्यूमन पॉवर्टी सिर्फ आपको इनकम की कमी या इन्वेस्टमेंट की कमी के बारे में नहीं बताता, जबकि ये चीज आपको बताती है कि आप डिप्राइव हो, आप पिछड़े हुए हो, आप अपनी बेसिक कैपेबिलिटीज को, बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब होता है डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन लोगों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज किस किस चीज में? एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी, इनकी डिग्निटी में अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उस चीज में इनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग कमीशन वाज स्क्रैप्ड इन द ईयर, किस ईयर में आपने प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करके आप लेके आ गए थे? क्या? नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं पीएम। कब आया था ये? 2015 में आया था। बट एक इनोवेशन चैलेंज था ये, एक तरीके से ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज इनिशिएटिव था नीति आयोग का, जिसने लॉन्च किया, प्रमोट किया कि आपको एक इनोवेटिव सॉल्यूशन देना चाहिए इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसका फोकस क्या था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपकी होनी चाहिए, अफोर्डेबल आपकी हेल्थ केयर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन कब हुआ था? इन द ईयर 2010, सॉरी 2015 में तो नीति आयोग आ गया था, बट 2014 में ही प्लानिंग कमीशन को जो है वो बोल दिया था, अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम इसको क्या कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे। हालांकि प्लानिंग कमीशन जो है पर्टिकुलरली रिप्लेस 2015 में हुआ था। ठीक है, रिप्लेस 2015 में हुआ था, बट स्क्रैप करने के बाद ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट थी, जो स्क्रैपिंग डिसीजन था, वो अगस्त 2014 में जो है वो लिया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है? ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ इन्वॉल्व था कि ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, इनिशिएटिव था नीति आयोग का कि वो इनोवेशन सॉल्यूशन जो है इंडिया के डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सॉल्व कर सके, तो उसके लिए नीति आयोग आया था। ओके, नाउ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द डाटा रिलेटिंग टू, जो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में वो एस्टिमेट करती है डाटा किससे रिलेटेड? इनकम से, इन्वेस्टमेंट से, कंजम्पशन से, या फिर सेविंग से। तो सबसे तो अगर हम देखें इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है आपकी मंथली पर कैपिटा, मंथली पर कैपिटा या पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, MPCE, इस पे डिपेंड करता है। ये पॉवर्टी एस्टिमेट करता है, और ये डाटा कलेक्ट कौन करता है? NSSO करता था, बट अब कौन कर रहा है? NSO। ठीक है, अब कौन कर रहा है? NSO सर्वे के अकॉर्डिंग। जैसे हम पॉवर्टी लाइन देखते हैं, तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, इन्होंने किसको यूज किया है? कंजम्पशन को पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न को यूज किया है डिफाइन करने के लिए कि पॉवर्टी लाइन आपकी कितनी है कैलोरीज में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। और आप जितनी भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज हैं, चाहे वो पीजीटी वाले हैं, लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज सब देखेंगे, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं और आप इस तरीके से देख पाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखना मत भूलना। पीजीटी की तैयारी कर रहे हो चाहे, तब भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
When the actual growth rate is greater than warranted growth rate, ये क्वेश्चन अभी भी आया था, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब आपकी एक्चुअली ग्रोथ रेट ज्यादा है किससे, आपकी वारंटेड ग्रोथ रेट से। जब आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट किससे ज्यादा है, वारंटेड ग्रोथ रेट से। अगर आपने हेरोडोमर मॉडल देखा है, मैंने जो है अलग से भी करवाया है, शायद हेरोडोमर मॉडल अलग से भी नहीं करवाया तो मैराथन में जरूर करवाया, तो ये आप देख लेना, पीजीटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैराथन में है ये, ठीक है। तो जब एक्चुअल ग्रोथ रेट आपका ज्यादा है किससे, वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो इकोनॉमी क्या फेस करेगी। एक्चुअली आप ग्रोथ ज्यादा कर रहे हो, वारंटी कम है, तो आप इन्फ्लेशन ही तो होगे, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन या डिप्रेशन थोड़ी ना होगा इकोनॉमी को। जब एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा होगी वारंटेड से, तो इसका मतलब क्या है, आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो क्रिएट होगी। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होने का मतलब क्या है, परसिस्टेंट लगातार इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी पे आएगा, ठीक है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब राइजिंग प्राइसेस का प्रेशर, ओके। नाउ moving toward next question, question number 32 देखते हैं। Which of the statement gives a true picture of the effect of central bank selling securities in the market? सेंट्रल बैंक अगर सिक्योरिटी सेल कर रही है मार्केट में, तो सबसे पहले तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का देखो, जो भी क्वेश्चन होता है ना उसको आप क्वेश्चन को पहले समझा करो, ये नहीं कि सीधा ऑप्शन पढ़े, और ऑप्शन पढ़ के इंसान कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन पढ़ के अपना दिमाग लगाएंगे पहले कि हमें इस चीज के बारे में क्या क्या पता है, तो आपके कंफ्यूजन के चांसेस कम है। जैसे मैं आपको इसी क्वेश्चन में ये चीज करके दिखाती हूँ, जैसे सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटी सेल कर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक क्या यूज कर रहा है, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कह रही हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, हाँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है, हाँ सही है सॉरी वो और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है उसमें, और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अगर जो है सेंट्रल बैंक बाय करे सिक्योरिटी को और सेल करे तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा। ये मॉनेटरी पॉलिसीज किस लिए यूज की जाती है, टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है। अब गवर्नमेंट अगर बाय कर ले, सेंट्रल बैंक अगर सिक्योरिटी बाय कर रहा है, खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो इकोनॉमी में जो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, इकोनॉमी में चला जाएगा। सॉरी गवर्नमेंट ने अगर सिक्योरिटीज खरीद ली है लोगों से, पब्लिक से गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी खरीद लेता है, तो बदले में उन्हें क्या दे देगा, पैसा, मतलब मनी सप्लाई यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंक्रीज। और अगर गवर्नमेंट सेल कर रहा है सिक्योरिटीज, तो ये जो मनी है, ये मनी लोगों से उठ के कहाँ चला जाएगा, ये लोगों से उठ के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है। सेल करने का मतलब क्या है, वो अपनी मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, मतलब जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी, क्योंकि मनी सप्लाई वो क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है, कम क्रेडिट क्रिएट करना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन देख लेते तो कंफ्यूज हो जाते, बट आपने खुद ही अपने हिसाब से जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और उसके बाद आप ऑप्शन पे जाओ, टिक करो, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी कोई। तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन गलत होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं और ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, हम क्वेश्चन देखें और फिर ये देखें कि हमें उस क्वेश्चन के बारे में कितना पता है, और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। कंफ्यूजन आपकी बहुत ही कम होगी, ना के बराबर आपको कंफ्यूजन होगी। क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो गया। नाउ moving to our next question, question number 33, which of the following is not one of the objectives of IMF? IMF का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब आया था, इन द ईयर 1945, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, बिल्कुल। इंटरनेशनल बैलेंस रेट, अब हमें जैसे ये फंक्शन वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, अब हमें सारे ऑब्जेक्टिव तो याद नहीं होंगे, तो हम ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि कौन सा जो है इसमें से इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, और आप ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर, क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी प्राइवेट सेक्टर को लोन देगा, या ये देश के लिए इंटरनेशनल है ना, इसका नाम ही इंटरनेशनल है, किसी प्राइवेट पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो ये बना नहीं है, तो सीधी सी बात है यही इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ हमने कौन सी टेक्निक को यूज किया, एलिमिनेशन टेक्निक को। क्वेश्चन देख के आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने की आपको कैसी टेक्निक जो है वो यूज करनी है। आपको पहले से खुद को अपना पता होना चाहिए कि मेरे को क्या क्या नॉलेज है इसके बारे में, या फिर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। अब जो रट्टा वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव है, अब हमें सबके ऑब्जेक्टिव याद नहीं हो सकते पेपर में, मान लो कि हम भूल गए कि हमें ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, तो अब उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के समझना है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो यूज करना है।
Now, question number 34. The optimum size of public budget is determined at that level where. जो optimum size है public budget expenditure का, वो कब maximum होगा, मतलब कब आप optimum size जो है वो achieve कर पाओगे, जब आपका net social benefit, जब नेट सोशल बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो। नेट सोशल बेनिफिट कब मैक्सिमाइज होगा, जब आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट किसके बराबर हो, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के अगर बराबर है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑप्टिमम साइज है आपके पब्लिक बजट का। इकोनॉमिक्स में जितनी भी मैराथन मैंने करा रखी है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, हर क्लास में ये चीज बोल रही हूँ कि उन मैराथन्स को कंप्लीट करके जाना। बेशक से आप पीजीटी लेवल का पेपर दे रहे हो, अगर आप पीजीटी लेवल का पेपर दोगे और आपने ये मैराथन कंप्लीट कर ली, ये पेपर आपको हलवा लगेगा बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है, चलें आगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस होना, इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस होना, मार्जिनल सेक्रीफाइस होना, या फिर बेनिफिट प्रिंसिपल है। तो ये जो मैंने पब्लिक इकोनॉमिक्स की मैराथन ली थी उसमें भी ये चीज करवाई थी। तो अल्टीमेट प्रिंसिपल जो है टैक्सेशन का, उसका मतलब क्या है, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। ठीक है, मार्जिनली जो एडिशनली जो भी पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका जो एडिशनल जो एडिशनल जो इनका सेक्रीफाइस है ना, वो बराबर होना चाहिए, तभी हम मानेंगे वो बेस्ट जो है मेथड है किसका, टैक्सेशन का। इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस प्रिंसिपल हमें क्या सजेस्ट करता है कि टैक्सेस जो है वो लेवी हो इस तरीके से कि जो उनकी लॉस है ना, लॉस ऑफ यूटिलिटी है, मार्जिनल लॉस ऑफ जो यूटिलिटी है, वो इक्वल हो सारे टैक्स पेयर्स की। और यही एक ऐसा मेथड है जो ये इंश्योर करता है प्रॉपर फेयरनेस है टैक्सेशन में, आपका टैक्सेशन जो है वो एफिशिएंट है, और मोर इक्विटेबल जो है वो आपका टैक्सेशन सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनली। बाकी सब में प्रॉब्लम है, और ये मैंने मैराथन में करवाया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When the demand for commodity is inelastic, जब आपके किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा, है ना, कि प्राइस अगर आप ज्यादा कर दोगे तो भी उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बर्डन, अगर टैक्स लग जाता है तो बर्डन किसके ऊपर जाएगा। अब मुझे पता है, जैसे मान लो मैं सेलर हूँ और ये 20 रुपए है, और 20 रुपए से अब इसके प्राइस जो है 25 हो गए टैक्स लगने की वजह से, लेकिन क्या इसकी डिमांड पे कोई फर्क आएगा, नहीं भाई, मैं पहले 20 रुपए दे रहा था, मैं 25 रुपए दूंगा, क्योंकि मेरे को इस प्रोडक्ट की डिमांड मेरे लिए क्या है, इनइलास्टिक है, चेंज नहीं होगी, मतलब मेरे लिए प्रोडक्ट नेसेसरी होगा। तो बर्डन किसके ऊपर आएगा, जो पर्सन परचेज कर रहा है उसी के ऊपर तो बर्डन आएगा, क्योंकि सेलर को ये चीज पता है कि उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, उसको डिमांड करनी ही पड़ेगी, वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है तो बर्डन सारा किसके ऊपर आएगा, जो पर्सन खरीद रहा है, बायर के ऊपर जो है वो ज्यादा बर्डन आएगा। तो अगर डिमांड आपकी इलास्टिक है तो सप्लायर पे बर्डन होगा, क्योंकि अगर डिमांड इलास्टिक है, मतलब अगर 20 से 25 रुपए हो गए, तो अब ये खरीदने वाला बंदा ये सोचेगा कि भाई मैं ज्यादा पैसे क्यों दूं, ये डिमांड अपनी कम कर देगा, और डिमांड कम कर देगा तो फिर किसको नुकसान होगा, सेलर को नुकसान होगा। तो इस केस में सेलर जो है वो बियर करेगा ज्यादा बर्डन, वो बायर पे नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है वो अपनी डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, तो अगर डिमांड आपकी इलास्टिक है तो सप्लायर विल बियर ग्रेटर बर्डन, और सप्लाई अगर आपकी इलास्टिक है तो बायर जो है वो ग्रेटर बियर बर्डन करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। In the currency market, to ensure that same amount of foreign currency is transacted at a future specific date, the buyer and seller of foreign currency can enter into following contract. देखो, कहने का क्या मतलब है कि अगर करेंसी मार्केट में, टू एंश्योर दैट, ये एंश्योर करना है हमें कि सेम अमाउंट जो है फॉरेन करेंसी की वो ट्रांजेक्ट हो रही है एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट पे, एक फ्यूचर डेट पे, तो बायर और सेलर किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर करेंगे, स्पॉट और फ्यूचर में, फॉरवर्ड और स्पॉट में, फॉरवर्ड और फ्यूचर में, और फॉरेन एक्सचेंज में। तो सीधी सी बात है, कह क्या रहा है कि फ्यूचर स्पेसिफिक डेट है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और आगे की बात की जा रही है, यही बोला जा रहा है ना कि सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्ट की जाएगी फ्यूचर के स्पेसिफिक डेट पे।
तो बायर सेलर किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करेंगे, फॉरवर्ड में, क्योंकि आगे के टाइम में ये होने वाला है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करेंगे, क्योंकि उन्हें ये इंश्योर करना है कि जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्ट हो रही है वो फ्यूचर की हम एक स्पेसिफिक डेट पे जो है उसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जैसे आज मान लो कितनी है, 4 जुलाई है, और मैंने जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि अगर 10 जुलाई को जो डेट होगी उसके हिसाब से, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि फ्यूचर डेट पे है। क्लियर है, फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट पे है, आगे का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमारी नेशनल इनकम में कौन सी सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर से, ऑल सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडस्ट्रियल से तो सर्विस से, तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देता है सर्विस सेक्टर, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर। ठीक है, सबसे कम एम्प्लॉयमेंट देता है, सबसे ज्यादा जीडीपी में शेयर, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे कम जीडीपी में शेयर, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वेल व्हेन LM कर्व इज वर्टिकल, एक IS होता है एक LM होता है, ये हमारा क्या हो गया IS कर्व, और ये हमारा हो गया LM कर्व। और LM कर्व इसने क्या बोला है, LM कर्व आपका क्या है, वर्टिकल है। और अगर आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए, और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो ये क्या जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, LM1 बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, फॉल इन इंटरेस्ट रेट, फॉल इन लेवल ऑफ इनकम, राइज इन इंटरेस्ट रेट या राइज इन लेवल ऑफ इनकम। तो हमारे इनकम का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले हम इस लेवल ऑफ इनकम पे थे, अब हम इस लेवल ऑफ इनकम पे आ गए, है ना। अब हमारी Y1 से हम Y से हम क्या आ गए, Y1 पे आ गए, तो हमारी राइज इन लेवल ऑफ इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। वर्टिकल LM कर्व इंडिकेट करता है कि आपकी जो है परफेक्ट इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है। इंटरेस्ट वर्टिकल का मतलब ही क्या है कि आप जो है कितने भी लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे आप चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपका सेम लेवल ऑफ इनकम जो है वो रहेगा। ठीक है, सेम लेवल ऑफ इनकम जो है वो आपका, एक सेकेंड रुकना, सेम लेवल ऑफ इनकम जो है वो आपका रहेगा, और ये आपके इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस ना करने की बजाय आपके इनकम और आउटपुट को जो है वो इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, when LM curve is vertical, increase in money supply will lead to, अगर आपकी मनी सप्लाई में इंक्रीज होता है तो उससे क्या चेंज होंगे, दोनों ही चीज हो सकती है। आपका मनी सप्लाई की वजह से इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और लेवल ऑफ नेशनल इनकम और आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने यही देखा है। ये LM कर्व है और ये IS कर्व है ना। और अगर हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया तो हम यहाँ चले जाएंगे। अगर इस पॉइंट पे पहले इक्विलिब्रियम था तो अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और इससे आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा और लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। तो दोनों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे सही होने चाहिए कि इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और राइज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है वो भी होगा। बट मेनली जो है इस चीज को करेक्ट करा जाएगा, क्योंकि मेन जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, इनकम का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा आपका। ठीक है, क्लियर है। यस, सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now moving to our next question, which of the following specific special scheme for the promotion of food security for senior citizen, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि कौन सा स्कीम है जो फूड सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन के लिए है, तो वो है अन्नपूर्णा, ऑप्शन नंबर बी। अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो आपकी स्पेशली किसके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए। फ्री फूड ग्रेन जो प्रोवाइड किया जाएगा सीनियर सिटीजन को जिनको पेंशन नहीं मिल रही है अंडर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये किसके अंडर है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अगर ये चीज आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, नाउ MRTP एक्ट वाज अबॉलिश्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ, तो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि एक बार है ना यहाँ से पूछा गया था कि यहाँ पे R का मतलब क्या है, या M का हाँ M का मतलब आपसे M की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये ध्यान रखना। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट एबोलिश हुआ था 19 एज ए पार्ट ऑफ 1991 ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी आई थी ड्यूरिंग द एलपीजी के टाइम पे। ठीक है, एलपीजी जो आया था वो भी 1991 में आया था, तो ऑप्शन बी है आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, of the following item which is the largest foreign exchange earner for India in 2022, तो 2022 का तो हमें करना नहीं। अगर हम 2022 की बात करें तो हालांकि 2020
सॉरी 2022 में टेक्सटाइल जो था वो आपका सही आंसर आना था, बट मैंने ना यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है। देखो, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो सबसे ज्यादा हुआ है मर्चेंडाइज में हुआ है, मतलब मशीन्स वगैरह में सबसे ज्यादा जो है टोटल एक्सपोर्ट बढ़ा है। 2025 एस्टिमेट किया गया है 73.61 बिलियन, रजिस्टरिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ 2.65% 2024 के कंपैरिजन में। और जो टोटल इंपोर्ट है वो कितना एस्टिमेट किया गया है मर्चेंडाइज का, 77.23 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इसमें भी पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। और यहाँ मैंने आपको लिंक भी मेंशन किया है कि आप यहाँ पे पीआईबी की साइट पे जाके ये पर्टिकुलर जो है पूरा पेज जो है वो पढ़ लेना। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी हैं कुछ चीजें कि मेजर ड्राइव जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का, उसमें कॉफी, टोबैको, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, जूट और ये सारी चीजें इंक्लूड है। कॉफी एक्सपोर्ट आपका इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपके इंक्रीज हुए हैं, राइस इंक्रीज हुआ है, जूट, मीट, डेयरी, टी, कारपेट्स, प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो मैं आपको ये फाइल शेयर करूंगी तो आप ये पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है सबके स्क्रीनशॉट्स जो है वो लगा दिए हैं कि कितना कितना जो है वो इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, मशीन्स वगैरह में इंक्रीज हुआ है। ओके, तो ये पीआईबी का ये लिंक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। नाउ मतलब मशीनरीज में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। Now, the spirit of Angel's law is that with an increase in family's income, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये करवाया था, जब हम एंजल्स कर्व पूछा गया था तो मैंने आपको ये भी बता दिया था उसी वक्त कि एंजल्स लॉ क्या है। इसलिए बताया था क्योंकि पता था कि भाई अगर एंजल्स कर्व से पूछा गया तो एंजल लॉ भी पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो एंजल लॉ का मतलब ही क्या है, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड ग्रेन पे जो आप जितना प्रोपोर्शन अपनी इनकम का स्पेंड कर रहे हो वो आपका क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन लग्जरीज डिक्लाइन, लग्जरीज पे नहीं फूड पे डिक्लाइन होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ये कहते हैं हमारा एंजल्स लॉ। क्लियर है? इसलिए हम जो भी टॉपिक है उसके आसपास की चीजें भी पढ़ते हैं, इसलिए ही पढ़ते हैं क्योंकि अगली बार क्वेश्चन वहीं से ही आना है। ओके, नाउ सो ये आज की हमारी क्लास थी, ये हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए आज के। कल करेंगे अब आगे का। ओके, सो प्लीज शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड योर रिस्पॉन्स मैटर्स फॉर मी अ लॉट। आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मैटर करता है, मैटर्स नहीं, मैटर बहुत ज्यादा करता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे, उस तरीके से ही मैं क्लास आगे की जो है वो शेड्यूल करूंगी और लेटेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। और इतनी इससे भी अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।